सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। पंजाबी रेडियो और पंजाबी टीवी यूएसए देख और सुन रहे सभी साथियों का स्वागत है इस समय के विशेष प्रोग्राम बियॉन्ड द हेडलाइंस विद मनदीप पूनिया में। हर रोज की तरह प्रोग्राम में मनदीप पूनिया जी का साथ होता है और देश विदेश के साथ जुड़ी हुई अहम खबरों की तह तक जाने की पूरी कोशिश करते हैं। सबसे पहले पूनिया जी को प्रोग्राम में शामिल करते हैं, फिर एक एक करके खबरों पर चर्चा होगी। स्वागत है पूनिया जी। जी नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। रुख खबरों का करते हैं। सबसे पहले बात अमेरिका की। अमेरिका का भारत के निवेश वाले चाबहार पोर्ट पर अटैक है। ये इसको कैसे देखा जाए, ये अटैक अटैक जो हुआ है? देखिए, आपको बताऊं कि चाबार पोर्ट है और चाबार पोर्ट के ऊपर हमला किया है अमेरिका ने, एयर स्ट्राइक की है। और इसका जो टावर होता है, वॉच टावर होता है, जिसको अपन पोर्ट का, जिसको ये बोलते हैं कि इससे निगरानी की जाती है, उसके हाँ ऊपर जी। हमले किए गए हैं। और जी। अमेरिका के जो रक्षा मंत्री हैं, डिफेंस मिनिस्टर हैं, पीट हेगसेथ, उन्होंने कंट्रोल टावर को नुकसान पहुंचाने वाली तस्वीरें भी शेयर की हैं। ईरानी समाचार एजेंसी ने भी इस बात की पुष्टि की है कि लगातार छठवीं रात, 6 रातें हो चुकी हैं जब लगातार अमेरिका हमले कर रहा है ईरान के ऊपर। उसमें कंट्रोल टावर पर जो अमेरिकी हमला है, उसकी भी पुष्टि ईरानी न्यूज़ एजेंसी के द्वारा की गई है। खैर, इस हफ्ते, 1 हफ्ते के दौरान दौरान इस टावर को के ऊपर 3 बार हमले किए जा चुके हैं। और ये मतलब पहला हमला नहीं, तीसरी बार हमला किया गया है। सेंटकॉम, जी। जो अमेरिकी सेंट्रल कमांड है, उन्होंने बताया कि फाइटर जेट, ड्रोन और युद्धपोतों से ईरान के कई मिलिट्री ठिकानों के ऊपर हमला किया गया है। सेंटकॉम ने तटीय निगरानी केंद्र, एयर डिफेंस सिस्टम, लॉजिस्टिक्स, जो मिलिट्री लॉजिस्टिक्स हैं, और जो समुद्री जो मिलिट्री ठिकाने हैं, उनको निशाना बनाया है। चाबार जी। हाईपोर्ट, जो चाबार पोर्ट है, वो भारत के लिए रणनीतिक तौर पर बहुत महत्वपूर्ण है। और भारत ने इसके विकास में, इसकी डेवलपमेंट में पैसा भी निवेश किया है, इसकी संचालन। और ये मतलब ये जो पोर्ट है, ये भी भारतीयों के अंडर है। भारत की जो कंपनी है, इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड, आईपीजीएल, वो इसका संचालन कर रही है। और ये जो चाबार पोर्ट है, ये बेसिकली पाकिस्तान को बाईपास करके जो मध्य एशिया है, उसके साथ व्यापारिक संबंध बनाने के लिए, वहां तक व्यापारिक पहुंच करने के लिए इस पोर्ट का इस्तेमाल भारत करता है। खैर, हफ्ते जी। में इस 1 हफ्ते में 3 बार उसको टारगेट किया जा चुका है। खैर, पिछले 24 घंटे इस पूरे मामले में अगर आप देखेंगे, तो पहला तो यही हुआ कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के अलावा अब बोब अल मंदेब, उसके उसके बंद होने के भी खतरे बढ़ रहे हैं। आपको बताऊं कि वहां के यमन के हुती विद्रोही हैं, उन्होंने ये कहा है कि अगर अमेरिका ईरान के बिजली के इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर अगर एयर स्ट्राइक्स करता है, तो हम बोब अल मंदेब को भी बंद करने की तैयारी कर रहे हैं। तो एक बड़ी जो अपडेट है, ये माना जा रहा है। और अगर बताएं तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में बहुत पुअर स्थिति है अभी। जो समुद्री डेटा कंपनी है केपलर, उसके डाटा के मुताबिक बुधवार को सिर्फ 9 के आसपास जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से पार किए थे। उसके अलावा वहां पर जो कमर्शियल जहाजों की आवाजाही, वो बहुत ज्यादा, 10% ही बची हुई है कुल मिला के। और जी। अब भारत की स्थिति भी आपको पता है कि भारत अब कह रहा है कि हम वहां पर अपने नाविक तैनात नहीं करेंगे, वहां पर हम भेजेंगे नहीं। खैर, जी। ईरान है, ईरान ने भी, जो अमेरिका ने जैसे अलग अलग ठिकानों के ऊपर, ईरान के ठिकानों के ऊपर हमले किए हैं, वैसे ही जो ईरान ने कुवैत और बहरीन में जो अमेरिकी सैन्य ठिकाने, वहां पर हमले किए हैं। तो दोनों तरफ से जो बातचीत, मतलब जो हमले है वो हो रहे हैं। और अमेरिकी जो बातचीत है और ईरान की जो बातचीत है, वो अभी थोड़ी रुकी हुई दिखाई दे रही है। ईरानी हमलों में कुवैत के कई जो सैनिक हैं, कई जो मिलिट्री ऑफिसर्स हैं, वो भी घायल हुए हैं। तो खैर, ईरान कह रहा है कि जब तक होर्मुज में शांति बहाल होने तक, होर्मुज में जब तक अमेरिका अपना दावा नहीं छोड़ देता, तब तक हमारे जो हमले हैं वो जारी रहेंगे। तो जी। बड़ी बड़ी अलग किस्म की स्थिति है इसमें। अलग अलग जो एक्सपर्ट हैं, वो अलग अलग बात कर रहे हैं। और जी। ईरान की जो करेंसी है, उसमें भी गिरावट है, और उसमें $1 की कीमत तकरीबन 19 लाख रियाल पहुंची हुई है। तो काफी मुश्किल स्थिति में इस समय आपको ईरान की जो इकोनॉमिक है, हालात है, वो दिख रहे हैं। तो खैर, जी। होर्मुज में तनाव से तेल महंगा हो रहा है। 1 हफ्ते के अंदर अंदर 13% जो ब्रेंट क्रूड है, उसके कीमतें बढ़ी हैं। तो जी। देखते हैं, $80 प्रति बैरल के आसपास अभी ब्रेंट क्रूड ट्रेड कर रहा है। ऐसे तो 76 से लेकर 80 के बीच का मामला है।
जी, लेकिन आप एक बार देखेंगे तो मतलब ऐसे तो कीमतें 85 भी टच कर चुके हैं, 85 अभी इसी हफ्ते में जो कुछ हो रहा है। पर आप मान के चलिए कि 80 डॉलर प्रति बैरल के आसपास कारोबार हो जा रहा है, 85 कीमतें दिखाई जा रही हैं। तो ख़ैर देखते हैं। और ईरान के इमाम बोले ट्रंप ताकत के दम पर तो होर्मुज़ है, उसको नहीं खुलवा पाएँगे। तो मेरे को लगता है कि जो बातचीत का रास्ता है, दोबारा से कोई डिप्लोमेसी शुरू हो, तभी बात बनेगी, नहीं तो दुनिया दोबारा ब्रेंट क्रूड 100 पार ना कर जाए, दोबारा जो चीज़ें हैं, वो आप उनके ऊपर आपको असर ना दिखे। तो वो हो सकता है अभी जैसे मैं देख रहा हूँ कि अलग-अलग किस्म से महँगाई का असर भारत में दिखने लगा है। खाद्य महँगाई तो है ही है। आपको फर्टिलाइज़र्स में कल हमारे एक दोस्त टाइल्स लेने के लिए गए थे मार्केट में, उन्होंने मुझे बताया कि जो टाइल्स के दाम हैं, जैसे जो टाइलें 2 बाई 2 की जो टाइल लेते हैं, 2 फुट बाई 2 फीट की, वो पहले आराम से 20, 22, 23 रुपए प्रति स्क्वायर फीट मिल जाती थी। अब वो 30 रुपए मिल रही है। तो 7-8 रुपए की जो वृद्धि है उस प्रति स्क्वायर फीट, उसमें भी दिख रहा है, क्योंकि टाइल्स बेसिकली गैस से पकाई जाती हैं। तो अलग-अलग सेक्टरों में अलग-अलग किस्म की महँगाई देखने को मिल रही है। और इसका असर मतलब इवन आपको मैं बताऊँ, मैं सुबह मेरे साथ कोई एक लड़का एथलीट था, वो रनिंग कर रहा था, जी, तो मैंने उससे ऐसे ही पूछ लिया कि भाई क्या हाल-चाल है? तो उन्होंने बोला कि हाल-चाल तो ठीक है, अपनी सेहत कसरत तो कर रहे हैं, लेकिन व्हे प्रोटीन महँगा हो गया है। तो मैंने मैंने जी, उससे पूछा कि ये व्हे प्रोटीन कैसे महँगा है? उसको पता नहीं था। वो बोला कि जो डब्बा मैं 2000-2200 का खरीद रहा था, अब उसके लिए 3200-3300 लगाने पड़ रहे हैं, तो खर्च करने पड़ रहे हैं। जी, जब मैंने हमारे एक दोस्त से पूछा, जो कि रेसलर है, उसने बताया कि जो व्हे प्रोटीन बनाने के लिए जो सामान है, जो चीज़ें आ रही हैं, उसके लिए कहीं न कहीं जो उसकी कीमतों में इज़ाफ़ा हुआ है, इसके कारण ये हो रहा है। और ये जी। ईरान और अमेरिका के युद्ध के कारण भी है। तो बड़े अलग किस्म के असर भारत में उसके दिख रहे छोटी-छोटी हैं। पर चीज़ें हैं, कहने का भाव ये है कि छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो अलग-अलग स्तर पर प्रभावित कर रही हैं। अमेरिका सिर्फ़ भारत की बात ही नहीं है, तकरीबन हर देश को ऐसे-ऐसे नुकसान हो रहे हैं छोटे-छोटे। जी। बिल्कुल। इससे आगे बढ़ें तो बात आमिर खान की करते हैं। आमिर खान के ऊपर सवाल उठ रहे हैं लगातार, क्योंकि उनके फ़िल्म में जो को-स्टार थे, उन्होंने तो वीडियो डाल दी सोशल मीडिया पर। मैं सोनाक्षी सिन्हा की वीडियो भी देख रहा था और लगातार इस बात पर भी चर्चा चल रही है कि ये जो स्टारडम में रहने वाले लोग होते हैं, ये अपने स्टारडम को ज़िंदा रखने के लिए कैसे-कैसे काम करते हैं, बूट-लीकिंग तक शब्द यूज़ किए जा रहे हैं। और इसमें अभी आमिर खान ने भी अपना पक्ष रखा है सोनम वांगचुक को लेकर, जो उन पर सवाल उठाए जा रहे थे कि आप किसी व्यक्ति के किरदार के ऊपर फ़िल्म बेशक बना देते हो, लेकिन अपनी लाइफ़ में उसको कितना आप एडमायर करते हो, कितना फ़ॉलो करते हो, वो तो नज़र नहीं आता। दूसरी तरफ बोलते हैं कि हम फ़िल्में ही ऐसी करते हैं जिससे दुनिया को सेध मिले। देखिए लंदन में इंडियन फ़िल्म फेस्टिवल में एक महिला ने ये सवाल पूछा था, और उसके जवाब में आमिर खान ने कहा कि नहीं-नहीं, सोनम वांगचुक के ऊपर थ्री इडियट्स फ़िल्म नहीं बनी हुई है। ठीक है। लेकिन वो ये बात उन्होंने कही, और राजकुमार हिरानी का भी उन्होंने ज़िक्र किया, जो कि फ़िल्म के डायरेक्टर हैं। ख़ैर, ओमी वैद्य, जो आपने सही कहा, उस फ़िल्म के चतुर थे। ओमी वैद्य वीडियो डाल चुके हैं। वो एक हिसाब से हमको पता ही है, आमिर खान ने जो लुक कॉपी किया, और जो सारा बोलने का लहजा है, लुक है, स्टाइल है, सारा कुछ यंग सोनम वांगचुक से मिलता-जुलता है। तो कोई ऐसा मूर्ख नहीं है कि उसको रिलेट ना करे। और उस समय जब प्रमोशन के लिए ये सब बातें हुई भी थी, आप याद करिए 2009-10 के अखबार आप उठा के देख लीजिए, आपको बड़े आराम से मिल जाएगा कि ये फ़िल्म किसके ऊपर बनाई गई है। ख़ैर अब बेशक वो बड़े स्टार हो गए, मुकरते हैं तो मुकरते रहें। उनके फ़िल्म के को-स्टार जो हैं, विलन बने हुए हैं, वो वीडियो डाल चुके हैं ऑलरेडी, तब आप जाके ये सब बातें बोल रहे हैं। कोई इसका मतलब नहीं है। इवन एक बार मैं बात करूँ तो जो किरण राव, जो इनकी एक्स पत्नी है, जी। आमिर खान की जो पहले पत्नी है, और वो फ़िल्म डायरेक्टर भी हैं, काफ़ी नामी फ़िल्म डायरेक्टर किरण राव, उन्होंने भी वीडियो डाली है। उन्होंने भी पोस्ट डाली है सोनम वांगचुक के लिए। तो भाई आमिर खान को तो समझना चाहिए कि ठीक है कि तीनों खानों के ऊपर, आमिर, सलमान और शाहरुख खान के ऊपर एक अलग किस्म का प्रेशर है उनकी आइडेंटिटी की वजह से। और नरेंद्र मोदी उनको, आपको पता होगा ना, जब आरएसएस के 100 साल हो रहे थे, तो सलमान खान के पिताजी और सलमान खान तो उसके 100 साल के कार्यक्रम में भी उनको भी शामिल होना पड़ा था। और शाहरुख खान का के ऊपर भी अलग किस्म का प्रेशर, तीनों खानों के ऊपर देखिए प्रेशर तो है, उसी का ये प्रगटा हुआ। खैर, सोनम वांगचुक कह रहे हैं कि मैं बाहर से कमजोर दिख रहा हूँ, लेकिन अंदर से बहुत मजबूत हूँ, और अगर 20 जुलाई का मार्च सफल नहीं हुआ तो मैं भूत बनकर वापस आऊंगा। तो वो कह रहे हैं कि मैं 20 जुलाई के जो पार्लियामेंट मार्च है उस तक जिंदा रहना चाहता हूँ। तो खैर 20 जुलाई को
मॉनसून सेशन भी शुरू हो रहा है पार्लियामेंट का, तो उस दिन मार्च रखा गया है। 9 किलो के आसपास उनका वजन घट चुका है। देखते हैं कि क्या स्थिति रहती है। और अरविंद केजरीवाल हों या फिर कांग्रेस के जो प्रवक्ता है, राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा, वो सब उनसे मिलने के लिए पहुंचे थे। और जो डिंपल यादव हैं, अखिलेश यादव की पत्नी, वो भी जंतर मंतर पहुंची। तो बहुत सारे, राकेश टिकैत किसान आंदोलन से उनसे मिलने पहुंचे, तो बहुत सारे लोग उनसे मिलने के लिए पहुंच रहे हैं, सिंपैथाइज कर रहे हैं। और उनकी सेहत की अब बड़े स्तर पर देश में चिंता होने लगी है। बिल्कुल, चिंता तो हो ही रही है, क्योंकि सोनम वांगचुक भी बोल रहे हैं कि भाई 20 जुलाई को जो उन्होंने मार्च रखा हुआ है, मैं तब तक जिंदा रहना चाहता हूँ। खैर, आगे बढ़ते हैं। मानसून सत्र आ रहा है 20 जुलाई से, क्या क्या खास होने वाला है? और जैसे इस सत्र से पहले सरकार ने तोड़ मरोड़ की है, अलग अलग पार्टियों से बंदे निकाले लाए गए हैं, तो कुछ लगता है कि जो लंबे समय से सरकार करना चाहती थी इस सत्र में, वो उसकी शुरुआत हो सकती है? देखिए, बेसिकली तो एक चीज से तो पीछे हटती दिखाई दे रही है। जो एजेंडा है वो परिसीमन को लेकर नहीं दिख रही है। अब आप कहेंगे कि आप तो कह रहे थे कि दर्जनों जो अपोजिशन के सांसद हैं उनको सरकार ने उनकी खरीद फरोख्त की या फिर उनको तोड़ा, और अब आप कह रहे हैं कि एजेंडे से परिसीमन बिल जो गायब है। ये एक बड़ा सवाल है और इसको लेकर अलग अलग किस्म के दावे किए जा रहे हैं। इसमें एक दावा ये कहा जा रहा है कि अभी भी 2/3 यानी कि 362 सांसदों के समर्थन की जरूरत है। और अप्रैल और अभी के लिए मतलब जो जितने सांसद तोड़े गए हैं उसमें 362 का जो नंबर है वो कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। तो उसके लिए लेकर बात हो रही है। और इसमें लोकसभा में अभी एनडीए के साथ 318 के आसपास एमपीज हैं। तो वो जो 362 का जो नंबर है उसको पूरा होता अभी दिख नहीं रहा है। और अभी देखते हैं कि स्थिति क्या रहती है। और आंध्र प्रदेश की जो टीडीपी पार्टी है उसका भी अभी चीजें क्लियर नहीं है। और जो साउथ इंडिया के एक आध जो लोग उनको समर्थन कर रहे हैं उनकी भी स्थिति क्लियर नहीं है। तो अभी इस वजह से मेरे को लगता है कि इस साल वो एजेंडा में, इस बार मॉनसून सेशन पे में एजेंडा में नहीं है। एजेंडा में क्या क्या है, एक तो वो फॉरेन जो कंट्रीब्यूशन है यानी कि विदेशी चंदा है, उसको लेकर कोई वो बिल संशोधन बिल लेके आ रहे हैं 2026 का। राष्ट्रगीत जो वंदे मातरम जिसको मैंडेटरी किया गया है गाना, राष्ट्रगान से भी पहले मैंडेटरी किया गया है, उनके अपमान की रोकथाम के लिए बिल पेश किया जा रहा है। विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक कुछ ऐसा लेके आया जा रहा है जिसमें इनकम टैक्स के में का जो बिल है उसमें कुछ जी सेस करके कोई सुधार के लिए लेके आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या को लेकर अभी 33 है तो वो 37 हो जाएगी, 4 और जज बढ़ जाएंगे। उसको लेकर है। जन्म और मृत्यु जो पंजीकरण है उसको लेकर है। और माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज डेवलपमेंट को लेकर भी एक वो एजेंडे में चीजें हैं। तो खैर, देखते हैं कि स्थिति क्या रहती है। पर मतलब जो मेन जिसको माना जा रहा था, हालांकि जो अपोजिशन पार्टियां हैं वो आपको पता है कि मौके पे E20 फ्यूल को लेकर, राम मंदिर में चंदा चोरी को लेकर घेरेंगी। और परिसीमन का मामला था तो उसको उसको लेकर भी घेरती, पर अभी एजेंडा में दिख नहीं रहा है। 20 जुलाई को हालांकि मतलब खाली अपोजिशन पार्टियों से डरने की जरूरत नहीं है मोदी को जो 20 जुलाई को पार्लियामेंट का मार्च रखा है कांग्रेस जनता पार्टी ने, नीट पे जो एग्जाम, जो जंतर मंतर के ऊपर जो पूरा आंदोलन चल रहा है उसके लोगों ने, तो उससे भी डरने की जरूरत है। लोग अंदाज लगा रहे हैं कि इसमें बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो 20 जुलाई को उमड़ सकते हैं। जी, जी। और इससे आगे बढ़े तो पीएम मोदी के प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करने के बचाव में एडिटर्स गिल्ड ने विदेश मंत्रालय की आलोचना की है। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस न करने का जो नहीं करते हैं उसका आपको आपको ध्यान हो कि जो विदेश मंत्रालय है उन्होंने एक आपको बात बताएं तो उसको लेकर एक एक सवाल जवाब हुआ था जिसमें ये बात कही गई थी। मंत्रालय के अधिकारी रुरेंद्र टंडन ने ये बात कही थी कि मोदी विचोलियों के जरिए बात करने के बजाय जनता से सीधे संवाद पसंद करते हैं। यानी कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर ये बात कह रहे थे। और भारतीय वोटर ज्यादातर गांव के लोग हैं जो सीधा संपर्क चाहते हैं, उन्हें किसी के जरिए बात करने का की जरूरत नहीं है। तो खैर, उसको लेकर जो एडिटर गिल्ड है उसमें गुस्सा है कि आप कैसे, मतलब पत्रकारों को बिचौलिया आप कैसे कह सकते हैं। और आप ये मामला आपको पता है कि न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप के दौरों के दौरान जो वहां की लोकल मीडिया थी उसने जो जुलूस निकाला मोदी का, उससे ये उपजा हुआ सवाल था।
जो नॉर्वेजियन जो पत्रकार थी हेले ल्यूम, उस उन्होंने तो पूरा एक हिसाब से व्हाई डोंट यू टेक आवर क्वेश्चन मिस्टर मोदी, तो वो तो पूरा जुलूस ही निकाल दिया था नरेंद्र मोदी का। तो उसको वो जो तीखी आलोचना हुई उसके जवाब में जो है वो बात कही गई थी विदेश विदेश मंत्रालय के अधिकारी द्वारा। तो एडिटर्स गिल्ड ने कहा कि आप पत्रकार हो, कम से कम बिचौलिए तो मत कहिए। और कौन सा सीधा संवाद करते हैं, वन वे कम्युनिकेशन है, अपनी मन की बात सुनाते हैं रेडियो पे और नेशनल टीवी पे चला दी जाती है, फिर भूल जाते हैं। संवाद का मतलब होता है दो तरफा संवाद। जैसे आप और मैं संवाद कर रहे हैं, आप मेरे से कोई सवाल पूछ सकते हैं, किसी खबर के बारे में जानना चाहते हैं, मैं आपसे संवाद कर रहा हूँ, मैं आपकी बातों का जवाब दे रहा हूँ, आपके जो आप प्रश्न उठा रहे हैं उनका जवाब देने की कोशिश कर रहा हूँ, तो इसे संवाद कहते हैं। ठीक है, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही होता है कि पत्रकार सवाल पूछते हैं, और जो मौके की हुकूमत का जो प्रधानमंत्री होता है, जैसे मैं एक बात बड़ी अच्छी मानता हूँ कि कुछ भी कहो, जो जी। मनमोहन सिंह थे, उन्होंने हमेशा प्रेस कॉन्फ्रेंसिस की, इवन तो जो मनमोहन सिंह की जो आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उनके कार्यकाल की, उसमें तो काफी कड़े कड़े सवाल उनसे पूछे गए थे। तो वो एक अलग दौर था, और अभी आप देखेंगे तो अब वन वे कम्युनिकेशन चल रहा है। अब तो सीधा क्या कहें कि मोदी अपनी मन की बात तो सुना देते हैं, लेकिन बोलते कुछ नहीं। तो एडिटर्स गिल्ड ने ये बात कही है। देखिए 10 के आसपास तो वो हर साल प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, जो मनमोहन सिंह थे। जब अपने फॉरेन ट्रिप्स की बात करें तो 72 प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की, और डोमेस्टिक और स्टेट विजिट्स में 23 बार उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। और जो पॉलिटिकल इवेंट से और या फिर इलेक्शन मैनिफेस्टो वगैरह अपने रिलीज करने से पहले, चुनाव में जाने से पहले 12 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की। तो इतनी प्रेस कॉन्फ्रेंस मेरे को नहीं लगता कि नरेंद्र मोदी कर पाएंगे, उन्होंने तो अपने कार्यकाल में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है। तो इस लिहाज में सरदार मनमोहन सिंह थोड़े उनका स्टेचर आप कह सकते हैं कि इनसे बहुत बड़ा है, और थोड़े अलग भी थे नरेंद्र मोदी से। ये बिल्कुल भी ट्रैक्ट करना पसंद नहीं करते, कोई सवाल अपने ऊपर नहीं लेना चाहते। जो सरदार मनमोहन सिंह थे वो हर किस्म के सवाल का स्वागत करते थे, चाहे कितना ही कड़ा। आप और मैं अगर उनकी पुरानी प्रेस कॉन्फ्रेंसिस की वीडियो निकाल के देख लेंगे तो बहुत अजीब अजीब सवाल उनसे पूछे जाते थे, और वो बड़े नरमाई ढंग से, बिना कोई एक्टिंग किए, बिना कोई टेलीप्रॉम्प्टर पढ़े, वो सीधे जवाब देते थे। तो ऐसा प्रधानमंत्री मिला तो खैर मुश्किल है। बिल्कुल। और देहरादून में 7,000 युवाओं के साथ बातचीत करेंगे राहुल गांधी। देखिए, आपको ध्यान होगा कि 17 जून को ठीक 1 महीने पहले कोटा में राहुल गांधी ने अपनी एक स्टूडेंट्स के साथ अपनी मीटिंग की थी। उसमें उन्होंने नीट यूजी के जो स्टूडेंट्स थे, नीट की जो क्योंकि नीट का पेपर लीक हुआ था, तो उन छात्रों से संवाद किया था। उसमें अपने उन्होंने सारा दिखाया था कि इस देश की एजुकेशन स्थिति क्या है, एग्जाम्स जो लिए जा रहे हैं, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या नौकरी के एग्जाम हो, उनकी क्या स्थिति है, अपनी बात रखी थी। सेम इसी किस्म का छात्रों की गूंज नाम से देहरादून में वो कर रहे हैं। हालांकि 17 जून के बाद वो, आपको पता हो कि अपने विदेश दौरे पे चले गए थे, बीच में गायब रहे। बीच में फिर अपने को जो कोकरोच जनता पार्टी का आंदोलन है वो देखने को मिला। कोकरोच जनता पार्टी के जो लोग जंतर मंतर पर बैठे हैं, उनकी एक आस उम्मीद ये भी है कि राहुल गांधी सोनम वांगचुक के धरने पर आएंगे। सोनम वांगचुक ने भी एक इंटरव्यू में बात करते करते ये बात कही थी कि राहुल गांधी को आना चाहिए, उनका बड़प्पन होगा, नहीं आए तो फिर उनका वो छोटापन होगा, ऐसे एक स्टेटमेंट भी दी थी। राहुल गांधी अब तकरीबन 7,000 स्टूडेंट से इंटरेक्ट करेंगे उत्तराखंड में। देखते हैं कि क्या वहां पर रहता है। अभी उनका जो कार्यक्रम है वो चल रहा है, और जो लगातार जो हजारों की भीड़ है वहां स्टूडेंट्स की वो दिख रही है। उनके खिलाफ बीजेपी के जो कार्यकर्ता उनके आने को लेकर उनकी मुखालफत भी कर रहे हैं। खैर देखते हैं, युवाओं के बीच में वो अपनी पैठ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके इश्यूज को उठाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस समय दो मोर्चे कह सकते हो कि नरेंद्र मोदी हुकूमत के लिए खुले हुए हैं। एक तो लीडर ऑफ अपोजिशन 20 जुलाई को जब मॉनसून सेशन शुरू होगा तो सदन के अंदर उनको घेरेंगे, नीट जी। यूजी और छात्रों की परीक्षाओं को लेकर। एक मोर्चा उनके जंतर मंतर पे, यानी कि पार्लियामेंट के बाहर खुला हुआ, पार्लियामेंट मार्च लोग करेंगे। तो दो मोर्चों पर नरेंद्र मोदी को अब जवाब देना पड़ेगा। जी, जी, बिल्कुल। और इससे आगे अगर बढ़े तो देश के 60% हिस्से में बादल छाए हुए हैं। यूपी बिहार में 7 दिन तेज बारिश का अलर्ट है। मौसम बदल रहा है धीरे धीरे। देखिए, वैसे तो अल नीनो ईयर है। अल नीनो ईयर में अब तक हम जो बात कर रहे हैं, यूरोप में भी आपको पता होगा कि मानसून की कमी हमें दिखी है, और उसमें गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ी है। कई मुल्कों में आपको गर्मी के कारण लोगों की मौतों का डेटा भी आपको अब तक हमने पहुँचाया है।
इंडिया में भी अल नीनो ईयर रहा है। अभी तक की बात करें तो बहुत अलग-अलग डेटा है। किसी सूबे में 15%, किसी में 33%, किसी में 35% मानसून है, वो कम रहा है। लेकिन अभी माना जा रहा है कि 20 से 30 जुलाई के बीच में दोबारा से न्यू न्यू सिस्टम डेवलप हो रहा है और उसमें दोबारा से 50-60% हिस्सों में देश के बारिश हो सकती है। सबसे खराब स्थिति जम्मू कश्मीर की है। 15 दिनों में 16 जगह पे बादल फटे हैं और फ्लैश फ्लड की स्थिति भी रही है और अलग-अलग मामला है। तो आपको ध्यान हो कि हम बार-बार कह रहे हैं कि अल नीनो ईयर है, उसके कारण बारिश भी कम हो रही है, अभी तक हो रही है और गर्मी भी बनी हुई है। मतलब जुलाई में जो तापमान है वो सामान्य से थोड़ा ज़्यादा भी दिख रहा है। तो बड़ा बड़ा अजीब स्थिति है। जो ये गुजरात और ये राजस्थान वाला जो हिस्सा है नीचे तक, वेस्ट साइड वाला, तो उसमें आप देखेंगे, पश्चिम वाला जो इलाका है उसमें आप देखेंगे तो मानसून की स्थिति बहुत खराब है। उड़ीसा वाले पार्ट हो, उधर भी मानसून की स्थिति खराब है। देखते हैं स्थिति क्या रहती है, लेकिन ये माना जा रहा है कि 20 से 30 जुलाई तक स्थिति सुधरेगी और अलग-अलग जगह पे आपको बारिश होती दिखेगी। जी, जी। इससे आगे बढ़ें तो पीएम मोदी बोले हैं कि आप सरकार की कर्ज पर मौज है, कांग्रेस की कुर्सी का भी रोना-धोना चल रहा है। पंजाब में आज थे नरेंद्र मोदी और उन्होंने तकरीबन सबको ही निशाने पर लिया है। इसी के साथ खास बात और है कि अकाली दल को भी इस बार नहीं छोड़ा। देखिए, जो नरेंद्र मोदी का आज हरियाणा और पंजाब का दौरा था, चंडीगढ़ भी बीच में रुके। हरियाणा में उन्होंने पहले देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन जो कि जींद से सोनीपत के लिए रवाना होनी थी, उसको हरी झंडी दिखाई और उन्होंने कहा कि इस ट्रेन को भारत के इंजीनियरों ने डिजाइन किया है, भारत की कंपनी ने बनाया है और ये पहली इतनी लंबी चलने वाली ट्रेन है। 10 कोच वाली ये ट्रेन जींद और सोनीपत के 14 स्टेशनों के ऊपर चलेगी और 75 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चलेगी। 5 से 25 रुपए किराया है। तो इसमें ये कहा जा रहा है कि जींद रेलवे स्टेशन से उन्होंने इसको रवाना किया तकरीबन 11:30 बजे के आसपास और वहीं पर उन्होंने अपना भाषण भी दिया। स्वच्छता को लेकर संस्कार अपनाने की बात की, रेल नेटवर्क का इलेक्ट्रिफिकेशन की बात की, 2030 में कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी की बात की। जींद से अपनी जुड़ी हुई यादें भी बताई कि मैं कैसे यहाँ पर आया था संगठन का काम करने के लिए, मुर्रा भैंस का दूध दही घी खाता था, देसी बूरा और घेवर। ये मतलब उन्होंने अपना हरियाणवी तड़का दिखाने की कोशिश की। खैर वो जहाँ पर जाते हैं उनकी जो रिसर्च टीम है वो कुछ-कुछ पॉइंट्स उनको निकाल कर दे देती है और उससे वो उस मामले को लोकल बनाने की कोशिश करते हैं कि एक लोकल टच देने की कोशिश करते हैं कि मेरा तो बहुत जुड़ाव है हरियाणवी लोगों से। पंजाब में भी उन्होंने ऐसी स्थिति क्रिएट की, चंडीगढ़ में भी ऐसे ही किया। चंडीगढ़ में आपको बता दें कि तो चंडीगढ़ में उन्होंने जो गार्बेज के खिलाफ जो आईपीएस थे, उन्होंने जो जंग छेड़ी थी, उनकी भी बात की, तो वो एक लोकल टच देने की कोशिश करते हैं। पंजाब में आए तो पंजाब में उन्होंने जो रविदास एक्सप्रेस से डेरा सचखंड बल्ला के जो संत निरंजन दास है, उनसे भी बात की। संत निरंजन दास ने पीएम का स्वागत भी किया। उद्घाटन पत्थर पर आप देखें तो वो भी हुआ, उनका भांगड़ा से स्वागत किया गया। पीएम के मंच पर जो भज्जी हैं हरभजन सिंह, वो भी दिखाई दिए। हरभजन सिंह के लेकर हालांकि एक इंटरेस्टिंग खबर भी है, बाद में आपको मैं सुनाऊंगा। तो ये चीजें दिखी। उन्होंने जालंधर में लोगों को एड्रेस किया। जालंधर रैली में उन्होंने पंजाब के जो आम आदमी पार्टी की सरकार, उसको कट्टर बेईमान की पार्टी कहा। ये कहा कि सरकारी कर्ज के ऊपर मौज कर रही है, इस पार्टी ने किसानों और बहन बेटियों के साथ धोखा किया है। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर बात की। गैंगवार हो जाए, कहीं गोलियां ना चल जाएं, कोई कह नहीं सकता। व्यापार कारोबार करना मुश्किल हो चुका है, थानों पर अटैक हो रहे हैं। इस किस्म की उन्होंने अपने स्पीच में बात की। इसके अलावा कांग्रेस को भी टारगेट किया। कांग्रेस का रोना धोना चल रहा है आपस में, इनका तो किस्सा कुर्सी का खत्म ही नहीं होता। अकाली दल का भी यही हाल है, उनकी अपनी उलझने खत्म नहीं हो रही हैं। पंजाब में बीजेपी असली बदलाव लाएगी, ये बात उन्होंने कही। आपको बता दें कि हरियाणा के बाद वो हाइड्रोजन ट्रेन के उद्घाटन के बाद वो चंडीगढ़ पहुंचे थे और चंडीगढ़ के बाद वो पंजाब में जालंधर पहुंचे थे। तो खैर तीनों ये इलाका है एक जैसा सा ही है कल्चरली। जींद भी जिस इलाके में थे तो वो किसानी बेल्ट है, जालंधर भी दुआबे को साधने की कोशिश है किसानी और मतलब उस हिसाब की बेल्ट है। तो वो ये स्थिति रही। तो ट्रेन की जैसा जिक्र हुआ और 5 बड़ी बातें उनके स्पीच में देखने को मिली। एक तो नशा कारोबार और गैंगस्टरिज्म, थानों के ऊपर अटैक, ये एक दूसरा आम आदमी पार्टी के नेताओं के घूस लेने को लेकर और सरकारी कर्ज लेने को लेकर कट्टर बेईमान पार्टी बताया।
किसानों के साथ धोखा, और अभी तक जो बहनें हैं, मतलब पंजाब की जो माताएँ बहनें औरतें हैं, उनके 50,000 आ जाने चाहिए थे, उसको लेकर ये बात कही। और ये भी आरोप लगाया कि पंजाब सरकार केंद्र की बहुत सारी योजनाओं का लाभ लोगों तक नहीं पहुंचने दे रही। ठीक है, तो डबल इंजन का उनका इशारा था कि डबल इंजन हमें बनाइए, हम सारी जो चीजें हैं वो पहुंचाएंगे। तो ये स्थिति रही कुल मिला के। और उन्होंने मतलब तकरीबन 75 रेलवे स्टेशन देश को के निर्माण के लिए वो कह रहे हैं। उसमें कह रहे हैं कि पंजाब के 4 स्टेशनों के दोबारा से ढंग से विकास के लिए 115 करोड़ रुपए उन्होंने आवंटित किए हैं। तो ये एक बात है। 2 नई ट्रेनों का बात है, करटोली अंबाला और छेरटा वाराणसी 2 नई ट्रेन का मामला है। और नई लागत से नेशनल हाईवे बनाने का मामला है। जम्मू कटरा अमृतसर एक्सप्रेसवे की बात है, साउदर्न लुधियाना बाईपास की बात है। तो ये इन सब योजनाओं को, हालांकि इनका पहले भी उद्घाटन हो चुका, दोबारा नरेंद्र मोदी फिर उद्घाटन करके चले गए। जी, जी। आगे बढ़े तो हाई कोर्ट ने भज्जी को झटका दे दिया है सिक्योरिटी के मामले में। हाँ, देखिए, आपको बताऊं कि हरभजन सिंह को आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा भेजा था, लेकिन वो बीजेपी के पाले में शामिल हो गए थे। उनकी जो सुरक्षा थी वो वापस ले ली गई थी। उनके गेटों पे गद्दार वगैरह लिख दिया था, उसी को इशू बनाया। हाईकोर्ट में यही कहा कि भाई मेरे गेटों पे गद्दार लिखा जा रहा है, इसलिए मेरी जान को खतरा है। तो हाईकोर्ट ने कहा कि गद्दार लिखना खतरनाक, कोई खतरा नहीं है। तो खैर, उनको जो राहत मिलनी चाहिए थी, उनको वाई प्लस सिक्योरिटी दी जानी चाहिए थी, उसको लेकर इस याचिका को के ऊपर बिना कोई निर्देश दिए इस याचिका का निपटारा कर दिया। तो देखते हैं कि आगे क्या होता है। उनकी जो पार्टी छोड़ने का कारण अचानक सुरक्षा हटाई गई थी। तो अभी इस पूरे इसके ऊपर कोई फैसला तो दिया नहीं हाई कोर्ट ने। देखते हैं कि आगे इसके ऊपर होता क्या है। हालांकि आपको एक थोड़ा सा, चलो गद्दारों की बात कर ही रहे हैं, तो पंजाब का एक गद्दार जो 2020-21 का किसान आंदोलन चल रहा था, तो सब लोगों ने नजरों में था हरजीत ग्रेवाल। हरजीत ग्रेवाल पंजाब के बरनाला जिले के धनोला में उनका गांव है, धनोला गांव के हैं। और धनोले के जो हरजीत ग्रेवाल हैं, वो किसान आंदोलन में ठीक ठाक किसानों के उल्ट स्टेटमेंट वगैरह देते थे, आपको पता ही होगा। उनको नरेंद्र मोदी ने इनाम दिया है कि उनको राष्ट्रीय जो माइनॉरिटी कमीशन है, नेशनल माइनॉरिटी कमीशन, उनका चेयरमैन नियुक्त किया है। खैर, तो हरजीत ग्रेवाल के, हालांकि जब किसान आंदोलन चल रहा था तो खेतों में उनको, उनके खुद के खेतों में भी लोगों ने घुसने नहीं दिया था। उन्होंने जीरी लगाई थी, यानी कि धान की फसल लगाई थी, उसको भी किसानों ने अपने ट्रैक्टरों से जोत दिया था। तो काफी मतलब किरकिरी उस समय हरजीत ग्रेवाल की हुई थी। खैर, जो नरेंद्र मोदी के लिए अपने ही लोगों से अपमान सह सकता है, उसको कुछ ना कुछ इनाम तो मिलना ही था। अब उनको नेशनल माइनॉरिटी कमीशन का चेयरमैन बनाया गया है और 3 साल का उनका कार्यकाल रहेगा। उम्मीद है कि वो उस कम से कम उस दायित्व को ठीक तरीके से निभाएं, क्योंकि इस समय देश के जो अल्पसंख्यक हैं, जो कम गिनती के लोग हैं, जो माइनॉरिटी के लोग हैं, उन पर तरह तरह के हमले हो रहे हैं। उनके बुलडोजर से उनके घर ढाए जा रहे हैं, कई मॉब लिंचिंग का शिकार हो रहे हैं, कई उनको कपड़ों से पहचाने जाएंगे, और पता नहीं क्या क्या किस किस किस्म के उनको लांछनों का सामना करना पड़ रहा है। तो उम्मीद है कि वो बतौर अपने इस जब चेयरमैन बना ही दिया गया है, उनको लोगों को गाली देने का इनाम मिल ही गया है, तो कम से कम अब अपने 3 साल वो ठीक ढंग से निभाएं। जी, इसी के साथ प्रोग्राम का समय यहाँ समाप्त होता है। आप जुड़े जानकारियां साझा की, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद गुरप्रीत।